नमस्कार किसान भाइयों, टेक एग्री सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से धान की खेती से संबंधित कुछ जानकारी साझा कर रहे हैं। जो भी हमारे किसान भाई धान की खेती करते हैं उनको यह वीडियो अंत तक अवश्य देखना चाहिए। जो हमारे किसान भाई आज हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे खेती से संबंधित जो वीडियो हम बनाएं सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इसका बेनिफिट ले सकें और अपने खेतों में होने वाले नुकसान से बच सकें। किसान भाइयों, धान का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए किस्मों का चुनाव आप सही तरीके से करें। यानी आप अपने क्षेत्र के अनुसार ही किस्मों का चुनाव करें। चाहे आप हाइब्रिड बीज लगाते हैं, रिसर्च लगाते हैं, ओपी वैरायटी लगाते हैं अथवा बासमती की खेती करना चाहते हैं, तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार जिन वैरायटियों में रोग कम आता हो, कीट कम लगते हों और उत्पादन भी अच्छा हो, उनका चुनाव करें। 1 एकड़ क्षेत्र में धान की रोपाई करने के लिए लगभग 6 किलोग्राम हाइब्रिड, यदि आप रिसर्च धान लगाते हैं, ओपी वैरायटी का चुनाव करते हैं, तो लगभग 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, 1 एकड़ क्षेत्र में की धान की रोपाई के लिए अगर हम नर्सरी के क्षेत्र की बात करते हैं तो लगभग 350 से 400 स्क्वायर मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। आप यह भी कह सकते हैं जितने खेत में आपको धान की रोपाई करनी है उसके 10वें भाग में आप नर्सरी डाल सकते हैं। किसान भाइयों, धान बीज बुआई के लिए जो पौधशाला तैयार कर रहे हैं, जो आप खेत तैयार कर रहे हैं, उसमें खाद का प्रयोग आप अवश्य करें। अक्सर हमारे किसान भाई उसमें खाद नहीं डालते हैं। बीज का अंकुरण हो जाने के बाद जब पौधा 10 से 12 दिन के आसपास का हो जाता है तो उसके वृद्धि के लिए वो यूरिया डाल देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो धान की नर्सरी है उसका वृद्ध विकास इन्हीं कारणों से नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जो नर्सरी के लिए आप खेत तैयार कर रहे हैं, लास्ट बार जुताई के समय आप कम से कम उसमें 2 किलोग्राम यूरिया, 4 किलोग्राम डीएपी, 2 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग अवश्य कर दें। अगर आप पहले से डाले रहते हैं तो आपके पौधे का वृद्ध विकास बहुत अच्छी तरीके से होता और समय पे आपकी नर्सरी रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। हमेशा किसान भाइयों ध्यान रखें, बीज नर्सरी में बुआई करने से पहले ही आपको कुछ सावधानियां अपनानी है। जैसे जो आप बीज लेके आते हैं उसको 8 से 12 घंटे तक पानी में भिगो के रखना है, उसके बाद आप निकाल लीजिए। अंकुरण के लिए किसी छायादार स्थान पे आपको रखना होगा। उसको रखने के बाद उसके ऊपर टाट का बोरा या कॉटन का जो भी आपके पास कपड़ा हो उसको उससे ढांप सकते हैं, उसके अंदर में बांध कर रख सकते हैं। जब बीज में अंकुरण निकल आए उसके बाद ही आप खेत में डालें। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी जो बीज है अच्छे से उसका जमाव हो जाता है। और हमेशा ध्यान रखें, खेत में आप शाम के समय ही बीज की बुआई करें। और किसान भाई इस बात का आप विशेष ध्यान दें, अगर आपका नर्सरी वाले खेत में दूसरे दिन भी पानी भरा रहता है तो आपको ध्यान ये रखना है धूप होने से पहले पानी को निकाल देना है। क्योंकि अगर पानी आपके खेत में भरा रहता है, धूप हो जाती है और पानी गर्म हो जाता है, जिससे जो आपके बीज का अंकुरण है वो सड़ जाता है और आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। किसान भाइयों, नर्सरी वाले खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए आप साथी नामक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इस दवा का छिड़काव करने के बाद जो जमने वाले खरपतवार हैं वो जमते नहीं हैं और आपका जो खेत है उसमें खरपतवार मुक्त रहता है, जिससे पौधे का वृद्धि विकास अच्छी तरीके से होता है। यदि इसकी मात्रा की बात करते हैं तो साथी नाम से आएगी और 80 ग्राम दवा को प्रति एकड़ के अनुसार आपको अपने खेत में छिड़काव करना है। पानी मिलाकर छिड़काव भी कर सकते हैं अथवा बालू में मिला के पूरे खेत में बिखेर भी सकते हैं, इससे इसका नियंत्रण हो जाता है। किसान भाइयों, नर्सरी डालने के बाद 12 से 20 दिन के बीच में भी खरपतवार उग आते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके नियंत्रण के लिए आप नामनी गोल्ड नामक दवा आती है, इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 10 ml दवा को प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाई, यदि इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसमें जो टेक्निकल है बिसपायरिवेक्सोडियम 10% यस्सी में दवा आती है। आपके बाज़ार में यह दवा जिस भी नाम से उपलब्ध हो उसका लेके छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, नर्सरी जब आपकी 10-12 दिन की हो जाती है, ऐसे में अगर आपके पौधे का वृद्धि विकास नहीं होता है तो पौधे के वृद्धि विकास के लिए आप 1.5 से 2 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि अच्छी तरीके से हो जाती है। किसान भाइयों, कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी धान की नर्सरी है उसमें खैरा की समस्या पौधशाला में देखने को तो मिल जाती है, तो इसके नियंत्रण के लिए आप जिंक का छिड़काव कर दीजिए। आप 15 ग्राम जिंक को प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देते हैं तो लगभग इसका नियंत्रण हो जाता है। किसान भाइयों, इसके बाद यदि आपके नर्सरी में किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े लग जाते हैं जो आपके नर्सरी के पत्तियों को खाकर नुकसान पहुंचा देते हैं, तो ऐसे में आप डाइक्लोरोवास 76% ईसी में दवा आती है, इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो मात्रा 2 ml दवा को पर लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। अथवा किसान भाई, क्लोरोपाइरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% ईसी में दवा आती है, इसका भी छिड़काव
कर सकते हैं। यदि इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 2 ml दवा को पर लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव कर दें, जिससे जो भी कीड़े मकोड़े लगे हैं उनका नियंत्रण हो जाता है। अतः किसान भाई, आपकी बाज़ार में जो भी दवा उपलब्ध हो उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। जब नर्सरी पौधशाला में पौधा 21 से 25 दिन के आसपास का हो जाता है, उस समय रोपाई करने का सबसे अच्छा समय होता है। तो आप इसके पहले जिस खेत में आपको धान की रोपाई करना है उसको अच्छे से जुताई करके, अमला मार के, पडलिंग करके तैयार रखें। किसान भाइयों, रोपाई से पहले आपको संतुलित मात्रा में खाद देना बहुत ही आवश्यक है। हमारे किसान भाई सारा कार्य करते हैं, यदि संतुलित मात्रा में खाद नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी वैरायटी कितनी अच्छी क्यों ना हो, आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा और आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो किसान भाई, इसके पहले आप अपने खेत की मिट्टी की जांच आप अवश्य करा लें। यदि आप मिट्टी की जांच करा लेते हैं तो उसमें आपके खेत में कितने मात्रा में कौन सी खाद देना या कौन सा न्यूट्रिएंट डालना है उसकी जानकारी मिल जाती है और आप उसके अनुसार खाद देते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन मिलता है। धान की फसल में 1 एकड़ क्षेत्र में खाद देने के लिए औसतन 60 किलोग्राम नत्रजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। यदि हमारे किसान भाई डीएपी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो 50 से 55 किलोग्राम डीएपी, 110 किलोग्राम यूरिया और आपको 30 किलोग्राम म्यूरेट पोटास की आवश्यकता होती है। यदि हमारे किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में लगभग 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 130 किलोग्राम यूरिया और आपको 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास की आवश्यकता होगी और साथ में आप धान की फसल में 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग आप अवश्य करें। किसान भाइयों, आप हमेशा ध्यान रखें, जिंक सल्फेट का प्रयोग आपको डीएपी के साथ नहीं करना है। किसान भाइयों, लास्ट बार जब आप खेत को बनाते हैं उस समय डीएपी की पूरी मात्रा, म्यूरेट ऑफ पोटास की पूरी मात्रा तथा जो आपकी यूरिया नत्रजन है उसकी आधी मात्रा आप बुआई के समय खेत में डलवा के आप पडलिंग करवा दें। जो शेष आपके पास नत्रजन की मात्रा बची हुई है उसको आपको 2 बार में प्रयोग करना है। पहला प्रयोग जब आपके पौधे में कल्ले निकलने की शुरुआत हो जाती है, अर्थात रोपाई के 25 से 30 दिन के बाद, तब पहली बार प्रयोग करना है। इस समय आपके पास जो जिंक सल्फेट है उसको भी मिला के प्रयोग कर दीजिए। दूसरी बार यूरिया का प्रयोग पुष्प गुच्छा की अवस्था में करेंगे, प्रारंभिक अवस्था में, यानी जब आपके पौधे में गोभ बनना स्टार्ट हो जाए उस समय आपको कर देना चाहिए। किसान भाइयों, धान की रोपाई करने के समय आपको कुछ सावधानियां अपनानी है, जैसे 21 से 25 दिन के बीच की नर्सरी की आप रोपाई अवश्य कर दें, क्योंकि 21 दिन के बाद से पौधे में दूसरा कल्ला निकलने की शुरुआत प्रारंभ हो जाती है। तो यदि आप समय रहते हुए रोपाई अच्छे से कर देंगे तो आपके पौधे में कल्लों की संख्या बहुत अच्छे से निकलेगी। और दूसरी बात, रोपाई करते समय इस चीज़ का दूरी का विशेष ध्यान आपको रखना है। अक्सर में क्या होता है कि धान की रोपाई बहुत दूर दूर में हो जाती है और हमारे किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो हमेशा ध्यान दें, लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर पर ही करें। इससे क्या होगा कि आपके खेत में नंबर ऑफ पौधों की संख्या बढ़ जाएगी और आपको बेहतर उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि यदि आप हाइब्रिड पौधे की रोपाई कर रहे हैं तो प्रति हिल एक ही पौधा की आपको रोपाई करना है और 1 स्क्वायर मीटर एरिया में लगभग 33 से 35 पौधे के आसपास रोपाई करना है। यदि हमारे किसान भाई इस अनुसार आप रोपाई करते हैं तो आपको बेहतर उत्पादन मिलेगा। एक यह मानक है, जो साइकिल का टायर होता है उसमें लगभग 1 स्क्वायर मीटर एरिया का होता है, तो आप इसमें 33 पौधे की आप रोपाई करें और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। धान रोपाई करने के बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए आप रोपाई के 72 घंटों के अंदर आप दवा का छिड़काव कर सकते हैं। इनका छिड़काव करने के बाद जो जमने वाले खरपतवार होते हैं वो नहीं उगते हैं, लेकिन जो जम गए हैं उनका नियंत्रण नहीं हो पाता। आप ब्यूटाक्लोर 50% में दवा आती है, इसका छिड़काव कर सकते हैं। यह दवा बाज़ार में अनेक व्यापारिक नामों से उपलब्ध है, जैसे मसेटी, हंटर, करंट, बहुत सारे व्यापारिक नामों से उपलब्ध है। आपके बाज़ार में जिस भी नाम से उपलब्ध उसका छिड़काव कर सकते हैं। यदि ये नहीं मिलती है ऐसी दशा में पेट्लाक्लोर नाम से भी दवा आती है, सार्क नाम से, चैंपियन है, बहुत सारे नामों से आपके बाज़ार में उपलब्ध है। जिस भी नाम से उपलब्ध हो जाती है उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। यदि किसान भाई किसी कारणवश से आप इन दवाओं का छिड़काव नहीं कर पाते हैं और आप दानेदार दवा का प्रयोग करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आप बेनसल्फ्यूरान मिथाइल प्लस पेट्लाक्लोर दोनों दवाओं का कॉम्बिनेशन आता है। 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से दानेदार शाकनाशी का प्रयोग 4 किलोग्राम रेत में मिलाकर कर सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान देना है इसका प्रयोग आप रोपाई करने के 5 से 8 दिन के बीच में आप अवश्य कर दें। यदि किसान भाई रोपाई के 3 से 5 दिन के बीच में आप खरपतवार नियंत्रण की दवा का प्रयोग करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में पैरा जो सल्फ्यूरान इथाइल 10% WP में दवा आती है,
इसका छिड़काव कर सकते हैं। यदि इसकी मात्रा की बात करते हैं तो यह 80 ग्राम दवा को प्रति एकड़ 140 लीटर पानी में घोल बनाकर आपको छिड़काव करना है। यह दवा बाजार में अनेक व्यापारिक नामों से उपलब्ध है, लेकिन आपको यूपीएल की साथी नाम से मिल जाएगी। इसका लेकर छिड़काव कर सकते हैं। अथवा किसान भाई, यदि आपके खेत में खरपतवार उग आते हैं, 2 से 3 पत्ती की हो जाते हैं, उस अवस्था में इसके नियंत्रण के लिए आप 10 से 25 दिन के बीच में बिसपायरिवेट सोडियम 10% 80 में दवा आती है, इसका छिड़काव कर सकते हैं। यदि इसकी मात्रा की बात करते हैं तो मिनिमम 80 ml और अधिकतम 120 ml दवा को प्रति एकड़ 140 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव कर देते हैं तो खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। यह दवा बाजार में अनेक व्यापारिक नामों से उपलब्ध है, जैसे पीआई की नामनी गोल्ड नाम से मिल जाती है। आपके बाजार में यह दवा जिस भी नाम से उपलब्ध हो उसका लेके आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, धान की फसल में सबसे बड़ी जो समस्या आती है कीट की, शुरुआती दौर में अक्सर में देखा गया धान की रोपाई करने के बाद खेत में दीमक लग जाती हैं और पौधे को खा के ख़राब कर देती हैं और काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आप क्लोरोपाइरीफॉस 50% ईसी में दवा आती है, 500 ml प्रति एकड़ के अनुसार आप खेत में छिड़काव कर देते हैं, डाल देते हैं तो इसका नियंत्रण हो जाता है। अथवा किसान भाई, पाइफेंथ्रिन 10% ईसी में दवा आती है, इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। यदि इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 400 ml दवा को प्रति एकड़ के अनुसार छिड़काव करना पड़ता है। यह दवा बाजार में अनेक व्यापारिक नामों से उपलब्ध है, जैसे धानुका की मार्कर और आपको बाजार में एफएम टाल स्टार नाम से मिल जाएगी, इसको भी आप ले सकते हैं। किसान भाई, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा लगता है तना, पीला तना छेदक लगता है और तना छेदक क्या करता है कि अंदर गोब से ही पौधे को काट देता है, जिससे खींचने के बाद तना आराम से निकल आता है और धान की फसल में बहुत अधिक मात्रा में यह कीट नुकसान पहुंचाता है। और उसके साथ साथ आप यह देखें पत्ती लपेटने वाला कीट भी लग जाता है, जिससे धान की फसल में बहुत अधिक नुकसान होता है। इसके कंट्रोल के लिए भी आप पाइफेंथ्रिन 10% ईसी में दवा आती है, 400 ml दवा को प्रति एकड़ के अनुसार छिड़काव कर सकते हैं, या टाल स्टार मार्कर के नाम से आ जाएगी। अथवा किसान भाई, इन दोनों कीट के नियंत्रण के लिए आप करटाफ हाइड्रोक्लोराइड 4GR में दवा आती है, 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के अनुसार दाने डाल दे सकते हैं। अथवा किसान भाई, तना छेदक और पत्ती लपेटक कीट के नियंत्रण के लिए आप फटेरा का भी दानेदार यूज कर सकते हैं। जिसकी मात्रा की बात करते हैं तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के अनुसार आप खेत में बिखेर सकते हैं। यदि किसान भाई आप इन दोनों कीट के नियंत्रण के लिए छिड़काव ही करना चाहते हैं तो आप कोराजन का भी छिड़काव कर सकते हैं। 60 ml दवा को प्रति एकड़ के अनुसार आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। किसान भाइयों, उसके बाद जो कीट में सबसे बड़ी समस्या आती है, जैसे कि धान में बालियां आ जाती हैं और धान दुग्धावस्था में होता है, ऐसी स्थिति में गंधी बग लग जाता है और आप इस कीट को आराम से बालियों के ऊपर देख सकते हैं। यह कीट जो बालियों के जो दाने हैं उससे रस चूस लेता है, जिससे बालियां खराब हो जाती हैं। अगर समय रहते हुए इसका नियंत्रण नहीं किया जाता, धान की उत्पादन पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई मैलाथियन 50% ईसी में दवा आती है, इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। जिसकी मात्रा की बात करते हैं तो 2 ml दवा को पर लीटर पानी में आप घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। अथवा किसान भाई, मैलाथियन 5% डीपी में दवा आती है, आप इसकी डस्टिंग भी कर सकते हैं और डस्टिंग आप सुबह के समय करें, जिससे इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। धान की फसल में बीपीएच, जीपीएच यानी भूरा फुदका, हरा फुदका कीट के द्वारा भी धान की फसल में बहुत अधिक क्षेत्र में नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कीट पौधे के तनों पे काफ़ी संख्या में आप आसानी से देख सकते हैं। यह निरंतर पौधे के तनों से रस चूसते रहते हैं, जिससे पौधा सूख जाता है, पुआल की तरह दिखाई देने लगता है और धीरे धीरे पौधा गिर जाता है और हमारे किसान भाइयों की धान की फसल में बहुत अधिक मात्रा में नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों, यदि आपके खेत में भी ऐसे कीट दिखाई देते हैं तो इसके कंट्रोल के लिए, नियंत्रण के लिए आप पाइमेट्रोजिन नाम से दवा आती है, जो 50% WP में है। यदि इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 120 ग्राम दवा को प्रति एकड़ आप 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। यह दवा बाजार में अनेक व्यापारिक नामों से उपलब्ध है। आपके बाजार में यह दवा जिस भी नाम से उपलब्ध हो उसका लेकर छिड़काव कर सकते हैं। जैसे सिजेंटा की आपकी चेस नाम से मिल जाएगी तथा बादशाह की आपकी डोरियो नाम से मिल जाएगी। अतः आपके बाजार में जिस भी नाम से उपलब्ध हो उसका लेकर छिड़काव कर सकते हैं। यदि समय रहते हुए इस दवा का छिड़काव कर देते हैं तो इस कीट से नियंत्रण हो जाता है। धान की फसल में सीड ब्लाइट नामक रोग लग जाता है, जिसको आप पौधे की पत्तियों पे, तनों पे आसानी से देख के पहचान सकते हैं। किसान भाइयों, तनों में सड़न होना प्रारंभ हो जाती है और पत्तियां नीचे को लटक जाती हैं और इसमें बदबू भी आती है। यदि समय रहते हुए इसका नियंत्रण नहीं किया जाता है तो यह बीमारी पूरे खेत में फैल जाती है और हमारे किसान भाइयों को बहुत अधिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जैसे ही आपके खेत में इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, हम कुछ दवाओं का नाम बता दे रहे हैं, यदि समय रहते हुए आप इनका छिड़काव कर देते हैं तो इस बीमारी को प्रसार से, फैलाव से रोका जा सकता है। जैसे
एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% यस्सी में दवा आती है, आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। जिसकी मात्रा की बात करते हैं तो 300 ml दवा प्रति एकड़ के अनुसार छिड़काव कर सकते हैं। यह दवा बाजार में आपके यहाँ कई व्यापारिक नामों से उपलब्ध है, आपके यहाँ जिस भी नाम से उपलब्ध उसका लेकर छिड़काव कर सकते हैं। जैसे आपको अडामा की कस्टोडिया नाम से मिल जाएगी। अतः किसान भाई यह दवा नहीं मिलती है तो इसके स्थान पे आप टेबुकोनाजोल 50% प्लस साथ में ट्राइफ्लॉक्सीएस्ट्रोबिन 25% WG में दवा दी, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। जिसकी मात्रा की बात करते हैं 80 से 100 ग्राम दवा को प्रति एकड़ आप 150 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। यह भी दवा बाजार में अनेक व्यापारिक नामों से उपलब्ध है, जिस भी नाम से आपके यहाँ उपलब्ध उसका लेकर छिड़काव कर सकते हैं। जैसे आपको बायर की नेटिवो नाम से मिल जाएगी। नेटिवो का छिड़काव करने के बाद यदि आपकी धान की फसल में नेक ब्लास्ट यानी गर्दन तोड़ रोग लगा है, उसका भी नियंत्रण हो जाता है। गर्दन तोड़ के लक्षण जो बालियाँ होती आधे पर से टूट के लटक जाती, धान की फसल में जीवाणु झुलसा बैक्टीरियल ब्लाइट रोग से बहुत अधिक क्षेत्र में नुकसान होता है। किसान भाई उसके लक्षण आप धान के पौधे की पत्तियों पर आसानी से देख के पहचान सकते हैं। शुरुआत में धान की पत्तियां नोक से दोनों किनारे पीलापन के साथ नीचे को बढ़ती हैं, जो बाद में सूख जाती हैं, जिसको देखने पे पत्तियां धान की सूखे हुए पुआल की तरह तो गन्ने की जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं उसके तरह दिखाई देती हैं। किसान भाइयों, जब आपके खेत में इसके लक्षण दिखाई दे रहे हो, ऐसे में आप नत्रजन उर्वरकों का प्रयोग न करें, इससे संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP में दवा आएगी 500 ग्राम, इसके साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन सल्फेट प्लस टेट्रामाइसिन हाइड्रोक्लोराइड 6 ग्राम दवा को 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना है। किसान भाइयों, यह छिड़काव धान की फसल में इस रोग के नियंत्रण के लिए 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करना होता है, जिससे इस रोग का लगभग नियंत्रण हो जाता है और धान की फसल बच जाती है। किसान भाई इसके बाद धान की फसल में जो बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, धान की जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं, ऐसे में धान की फसल में फाल सिस्मट नामक रोग लग जाता है। इसको आप देख के आसानी से पहचान सकते हैं। आप यह देखें कि धान की जो बालियाँ हैं उसके दानों पे एक फफोले से पीले से पड़ते हैं, जो धान के दानों को चारों तरफ से कवर किए रहते हैं और देखते ही देखते 1-2 दिन में ये पूरी फसल में फैल जाता है और हमारी फसल ख़राब हो जाती है। किसान भाई आप देखेंगे कि इसके जो धान के दाने के ऊपर जो फफोले पड़ते हैं पीले काले कलर के होते हैं, ये पाउडर फॉर्म में होते हैं, छूने से उड़ने लगते हैं और इसके कण जिस भी बाली पे या फ्लोरिंग स्टेज में पौधे पे पड़ जाता है उसमें इन्फेक्शन फैल जाता है और वह भी बाली ख़राब हो जाती है। तो हमेशा किसान भाइयों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके क्षेत्र में यह बीमारी देखने को मिल रही है तो इस बीमारी से पहले से ही नियंत्रण के लिए जब आपके धान के पौधे में फ्लोरिंग स्टेज यानी बालियाँ निकलने वाली हो, तो ऐसी स्थिति में आप प्रोपिकोनाजोल 25% इसी में दवा आती, इसका छिड़काव कर सकते हैं। यदि इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 200 ml दवा को प्रति एकड़ के अनुसार आप छिड़काव कर सकते हैं 200 लीटर पानी में घोल बना के। यह दवा बाजार में अनेक व्यापारिक नामों से उपलब्ध है, जैसा कि आपको टिल्ट नाम से मिल जाएगी। अतः किसान भाई यह दवा नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% यस्सी में दवा आती है, इसका भी छिड़काव आप कर सकते हैं। किसान भाई यदि इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 200 ml दवा को प्रति एकड़ के अनुसार आप छिड़काव कर सकते हैं। यह दवा बाजार में अनेक व्यापारिक नामों से उपलब्ध है, आपके यहाँ जिस भी नाम से उपलब्ध है उसका लेके छिड़काव कर सकते हैं। जैसे सिजेंटा की आपको एम स्टार टॉप नाम से मिल जाएगी। किसान भाइयों, आप इन दवाओं का यदि धान की फसल में जब बालियाँ आने वाली होती हैं, गोप में होती हैं या फ्लोरिंग स्टेज में छिड़काव कर देते हैं तो फाल सिस्मट रोग आने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती हैं। अतः संक्रमण हो जाने के बाद इसके फैलाव से बचने के लिए कि और अधिक क्षेत्र में ना फैलने पाए, उसके लिए भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। अब बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं, उनके पास ये समस्या बनी रहती है कि धान की कटाई किस समय करें। किसान भाइयों, धान की कटाई करने का जो सबसे अच्छा समय होता है, आप यह ध्यान दें, जब आपके धान की बालियाँ लगभग 80% तक सुनहले कलर की हो जाएं, पीले रंग में दिखाई देने लगे, उस समय आपकी धान की फसल कटने के लिए एकदम तैयार रहती हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि बालियाँ आने के 30 से 35 दिन के बाद आप अपने फसल की कटाई कर सकते हैं। किसान भाई हमेशा ध्यान रखें, धान कटाई के बाद यदि आपको थ्रेशरिंग करवाना है तो धान काटने के 24 घंटे बाद आप थ्रेशरिंग कर सकते हैं। खेती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जो भी हमारे किसान भाई आज हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों।